जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से हम लोग आमने सामने मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक्स पे चर्चा करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों पे चर्चा कर लिया था। 1950 के बाद से और 2020 तक भारत की जनसंख्या नीति क्या रही है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या रहा है। इसके साथ साथ गांधी और मैकियावेली के तुलनात्मक दर्शन का एक वीडियो मैंने आपको बना दिया था। मध्य एशिया में जो इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार हुआ उस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज इस कड़ी में हमारे पास एक पुस्तक है, ये डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा की ये इतिहास की पुस्तक है। तो इसी के संदर्भ में और एक पुस्तक है डॉक्टर B.N. मेहता की। तो इन्हीं दोनों पुस्तकों की समीक्षा हम लोग करते हैं और आज के टॉपिक का विषय होगा भारत में सामंतवाद। भारत में सामंतवाद का उदय। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, वनडे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और साथ साथ जो UPPCS है और IAS की परीक्षाओं में तो बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। यहाँ तक कि मेंस में भी इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो इन्हीं तथ्यों पे हम लोग एक चर्चा करते हैं। दरअसल बात आती है कि भारत में सामंतवाद का उदय कहाँ से हुआ। तो सामंतवाद की पहले थोड़ी सी परिभाषा हम जान लेते हैं। दरअसल सामंतवाद का जो उदय है उसको आप बाद में चल करके जमींदार कह सकते हैं, जागीरदार कह सकते हैं, जमींदार या जागीरदार, यही जो है सामंतवाद है। और इन्हीं का कुछ परिवर्ती रूप बाद में देखने को मिलता है जिनको हम लोग समझते हैं। दरअसल हुआ क्या कि सबसे पहले सातवाहन काल में सातवाहन वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को और अपने सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि देना शुरू कर दिया था। नगद वेतन के बदले में जमीन दे देते थे, जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे कि उस पे आप रहिए और खाइए। जो जमीन ब्राह्मणों को दी जाती थी वो कर मुक्त होती थी, यानी ब्राह्मणों को उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। सैनिक अधिकारियों को और सैनिकों को भी जमीन दे देते थे। हालांकि ये प्रथा बहुत कम ही उसमें आई, बाकी नगद भी दिया जाता था और जमीन भी दे देते थे। अब उनके पास ये जमीन हो जाती थी और धीरे धीरे जब उनके बच्चे होते थे तो मान लो वो अपना सेना से रिटायर हुए, तो बाद में उनका बच्चा अगर सैनिक बनने के योग्य नहीं भी होता था तब भी उसके पास वो जमीन रह जाती थी। तो और हम जानते हैं कि उस समय उद्योग धंधे तो इतने प्रचलित थे नहीं, तो जिसके पास जितनी ज़्यादा जमीन होती थी, जितनी ज़्यादा भूमि होती थी, उसको समाज में उतना ज़्यादा प्रतिष्ठित भी माना जाता था। जिसके पास जितनी जमीनें होती थी उतना उसको प्रतिष्ठित माना जाता था। तो ये व्यवस्था प्राचीन काल से निकल करके धीरे धीरे आने लगी। बात करते हैं इधर यानी कि मध्यकाल में। तो जब मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, चाहे वो मान लेते हैं मोहम्मद गौरी ने भारत में शासन नहीं किया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, अलाउद्दीन खिलजी हो या अन्य जो भी परिवर्ती सुल्तान हुए, उन्होंने किया क्या कि उन्होंने नगद वेतन देना शुरू किया, उन्होंने जमीन देना बंद कर दिया। हालांकि इल्तुतमिश के समय में कुछ उदाहरण मिलते हैं। इल्तुतमिश ने इकता व्यवस्था प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि इकता या अकता व्यवस्था किसने शुरू किया था, तो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ये अकता या इकता क्या था? ये अकता या इकता वही था जो सातवाहन काल के राजाओं ने किया था। इल्तुतमिश ने भी सैनिकों को नगद वेतन के बदले जमीन देना शुरू कर दिया। उन सैनिकों को एक जमीन का टुकड़ा मिल जाता था, उस पे वो रहते थे, खाते थे और कार्य करते थे और सेना की सेवा करते थे। तो ये चीजें अकता व्यवस्था शुरू कर दी गई, अक्तेदारी व्यवस्था इल्तुतमिश के काल में। बाद में बलबन आया, तो बलबन ने किया क्या कि अक्तों में कटौती की, अक्तों में कटौती कर दी, यानी भूमि वापस लिया और कुछ नगद वेतन देना शुरू कर दिया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सका। जब खिलजी वंश आया और अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो उसने किया क्या कि जितने लोगों को अकता दी गई थी, यानी कि फ्री में जमीन दी गई थी, जितने सैनिकों को, सबसे जमीन वापस ले लिया गया और सारी जमीनें सरकार को दे दी गई।
अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता रहता है, खालसा भूमि क्या है? तो जो सरकारी नियंत्रण में भूमि होती थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो सब लोगों से भूमि ले लिया और उसे सरकारी भूमि ले लिया, सरकारी भूमि घोषित किया, उसी को खालसा भूमि कहा गया। सरकार के नियंत्रण वाली भूमि खालसा भूमि हो गई। तो इस तरह से खिलजी शासनकाल में अकतेदारी व्यवस्था या सामंतवादी व्यवस्था में कमी आई। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुकद्दम होते थे। मुकद्दम कौन है? गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। और खूत होते थे। खूत जमींदार को कहा गया है। सल्तनत काल में खूत को जमींदार कहा गया है और मुकद्दम मुखिया को कहा गया है। तो इनकी एकदम से समझ लीजिए समाज में इनका स्तर जो है बराबर कर दिया गया। अब ये बहुत बड़े आदमी जैसी चीज नहीं रह गए थे। कहने का मतलब है कि जो सल्तनत काल था उसमें सामंतवादी व्यवस्था पे रोक लगाया गया। अब क्या होता था कि इसमें जो है अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत को भी जीता था, उत्तर भारत पे तो उसने शासन किया ही। उसका साम्राज्य काफी बड़ा हो गया था, तो उसने अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया। आज आप जिला बोलते हैं, उन्होंने कई प्रांतों में बांट दिया और उन प्रांतों के लिए एक एक प्रांतपति या अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रांतपति या अधिकारी नियुक्त किया गया। तो दूसरी दिक्कत यहीं से शुरू हुई। उन प्रांतपति या अधिकारियों को ये छूट थी कि वे अपने प्रांत में टैक्स लगाते थे और टैक्स वसूलते थे। उस टैक्स का एक हिस्सा तो केंद्र सरकार को देते थे, यानी सुल्तान को देते थे, और दूसरा हिस्सा अपने पास रख के अपने सेना का पालन पोषण करते थे। जब कभी सुल्तान बुलाता था तो उनको सेना ले करके सुल्तान की तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ता था। तो ये व्यवस्था थी, यानी कि प्रांत पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। ये चीजें थी, यानी हम कह सकते हैं कि सामंतवाद जो है उस समय मजबूत नहीं हो पाया था। लेकिन ये कब था? जब सुल्तान बहुत टाइट हो, मजबूत हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था। जब कभी सुल्तान कमजोर होता था, दिल्ली के गद्दी पर जब कभी कमजोर सुल्तान बैठा, तो ये प्रांत के लोग करते क्या थे कि सुल्तान तो कमजोर है, वो तो कुछ कर नहीं पाया, तो ये लोग सुल्तान के विरुद्ध एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र करने लगते थे और अपने आप को खुद स्वतंत्र राजा घोषित कर देते थे उस प्रांत का। तो हालांकि बाद में देखिए तो दिल्ली सल्तनत का जो विनाश हुआ वो इसी आधार पे विनाश भी हुआ, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रांत स्वतंत्र होते गए और दिल्ली का जो केंद्रीय भाग था वो कमजोर होता गया, शासक कमजोर आते गए और प्रांत में जो है इन लोगों ने साठगांठ किया, षड्यंत्र किया। उसी दौरान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हम देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 के बाद से 1333 के बाद से दक्षिण भारत में दो नए राज्य निकल के आए। वे थे विजयनगर और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दोनों परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा और चर्चा हम लोग करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में भूमि व्यवस्था के लिए जो है दो तरीके अपनाए गए। एक हुआ नायंगार व्यवस्था और दूसरा आयगर व्यवस्था। नायंगार व्यवस्था और आयंगार व्यवस्था। नायंगार व्यवस्था क्या था? दरअसल विजयनगर के राजाओं ने किया क्या कि अपने सैनिक अधिकारियों को जमीन का कुछ कुछ टुकड़ा दे दिया। अपने सैनिक अधिकारियों को जमीन का टुकड़ा दे दिया और विजयनगर में ज्यादातर यही काम किए गए, यानी ज्यादातर सैनिकों को जमीनें ही दी गई, दे दिया गया। अब उनको दो कंडीशन दिए गए। जिस जमीन का टुकड़ा वो प्राप्त किए हैं उस जमीन से वो आय इकट्ठा करेंगे और कुछ हिस्सा उसे राज्य को दे देंगे और कुछ अपने पास रखेंगे। उस जमीन को अमरम कहा जाता था। उस जमीन को क्या कहा गया? अमरम कहा गया। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि अमरम क्या है। तो विजयनगर राज्य में जो जमीनें सैनिक अधिकारियों को या गैर सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले में दे दी जाती थी, जो भूमि, उसी को अमरम कहा जाता था और इन सैनिकों को अमर नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमर नायक कहा जाता था। तो अब उनकी दो जिम्मेदारी थी। एक तो उन्हें अपने उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखनी थी और दूसरा
उनको जो है यहाँ केंद्र सरकार के पास अपना एक व्यक्ति नियुक्त करना पड़ता था, जो केंद्र सरकार को हमेशा ये बताता था कि उनकी पैदावारी कितनी हुई है और कितना जो है केंद्रीय सरकार को हिस्सा मिलना चाहिए। तो यही व्यवस्था जो है नायंगार व्यवस्था कहलाई या अमरम प्रणाली कहलाई। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आयंगार व्यवस्था क्या थी। आयंगार व्यवस्था चोल साम्राज्य में जो दक्षिण भारत थे उनके स्थानीय ग्रामों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी। स्थानीय ग्रामों को बहुत स्वायत्तता प्राप्त थी, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे। ग्राम सभाएं होती थी और ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, नाडु। नाडु मतलब गांव, नाडु कहा जाता था। तो जो ग्राम सभा होते थे उन्हें इतना अधिकार था कि वे किसी को जमीन दान दे सकती थी, जमीन बेच सकती थी, मंदिरों को दान दे सकती थी, कर वसूलती थी, किसी व्यक्ति को दंड दे सकती थी। कहने का मतलब है चोल प्रशासन की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो यही रही है कि वहाँ के जो ग्राम्य शासन रहा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहा है या अधिकतम स्वतंत्र रहा है। विजयनगर की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य यानी हरिहर बुक्का से लेकर के और यहाँ कृष्णदेव राय तक की जब बात करते हैं तो इसमें आयंगर प्रणाली आई। इसमें हुआ क्या कि विजयनगर के शासकों ने एक एक गांव को अलग अलग किया और हर एक गांव के लिए 11 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। एक बड़े से गांव के लिए 11 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। अब उस 11 अधिकारियों का ही काम था उस गांव का पूरा विकास करना, चाहे वो शिक्षा हो या फिर सिंचाई हो या फिर टैक्स वसूल करना हो या फिर खेती बाड़ी हो या जिस प्रकार की भी व्यवस्था हो, उन्हीं 11 लोगों की जिम्मेदारी थी। इसी को आयंगर व्यवस्था कहा गया और उन अधिकारियों को आयंगर कहा जाता था। तो आयंगर समझ में आ गया है कि आयंगर क्या था। आयंगर विजयनगर के राजाओं द्वारा शुरू की गई एक प्रणाली थी, ग्राम शासन प्रणाली थी, जिसमें प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई के रूप में थे और उनकी देखरेख के लिए 11 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जिन्हें आयंगर कहा जाता था। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य चलता रहा। उसके बाद बात करते हैं तो इधर शेरशाह सूरी आ गए, क्योंकि उनसे पहले बाबर आए तो बाबर को बहुत ज़्यादा बाबर ने भारत में भूमि सुधार बंदोबस्त नहीं लागू किया, क्योंकि 1526 में आया, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं का काल अस्थिर काल रहा तो इसलिए हुमायूं बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं कर सका। शेरशाह सूरी ने इस दिशा में कुछ आवश्यक कदम जरूर उठाए। शेरशाह सूरी ने भूमि सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम उठाया और वो था जब्ती प्रणाली की शुरुआत करना। जब्ती प्रणाली क्या है इसको हम लोग जानते हैं। शेरशाह सूरी ने भारत में जमीनों की पैमाइश करवानी शुरू की, यानी अब खेतों की पैमाइश करवानी जाने लगी, खेतों का मापन करवाया जाने लगा और मापन के आधार पे टैक्स लगना शुरू हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी ने इसको शुरुआत किया, इससे पहले इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी शुरुआत किया था, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। लेकिन पूर्ण रूप से शुरुआत की बात करें तो जमीनों की पैमाइश करवा करके शेरशाह सूरी ने इसको शुरुआत दी। अब हर जमीन माप ली जाती थी, जमीनों को 3 हिस्से में बांटा गया। वे जमीनें जो सिंचित थी, वे जमीनें जो पूर्ण रूप से बंजर थी, और ऐसी जमीनें जो सिंचित नहीं थी, बंजर नहीं थी, लेकिन उन पर खेती होती थी, तो उनको भी ध्यान में रखा गया। तो अब इसी को नाम दिया गया जब्ती प्रणाली। मापन करवाने के बाद में 1/3 हिस्सा जो है उस फसल का 1/3 हिस्सा केंद्र सरकार के पास आता था और शेष हिस्सा रैयत यानी कि किसानों में बंट जाता था। इसी को जब्ती प्रणाली कहा गया। यानी जब्ती प्रणाली का शुरुआत किया शेरशाह सूरी ने। इसमें जमीनों की पैमाइश करवाई गई और पैमाइश के आधार पर तब कर निर्धारण किया गया। 1/3 हिस्सा कर जो है लिया जाने लगा। उसके बाद में बात करते हैं अकबर की। तो अकबर ने 2-3 नियम दिए। पहला इनका नियम आता है दहसाला प्रथा। दहसाला प्रथा क्या था? दहसाला प्रथा ऐसा माना जाता है कि लागू करवाने में सबसे बड़ा हाथ डोडरमल का रहा है। दहसाला बंदोबस्त लागू किया गया। इसमें किया गया कि पिछले 10 वर्षों का हिसाब किताब निकाला जाता था जमीन का,
कि पहले वर्ष में क्या बोया गया, कितना पैदा हुआ, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में। इसी तरह से 10 वर्षों का एक हिसाब निकाला जाता था कि कितना बोया गया और कितना पैदा हुआ। उसका औसत निकाला जाता था कि यानी औसतन एक वर्ष में इतना पैदा होता था। अब उसी औसत का 1/3 भाग टैक्स के रूप में राज्य ले लेता। उसी औसत का यानी 10 वर्षों का एक औसत निकाला जाता था और उसी औसत का 1/3 हिस्सा राज्य अपना ले लेता था, बाकी रैयत के पास रह जाता था। फिर तो ये तो हो गई 10 साला बंदोबस्त। फिर अकबर ने अगर सामंतवाद को बढ़ावा देने की तरफ देखा जाए तो उसने एक प्रथा शुरू की थी, मनसबदारी व्यवस्था। बहुत पढ़ते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता रहता है। मनसबदारी व्यवस्था से क्वेश्चन पिछले आईएएस एग्जाम में भी पूछा गया था प्री में कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। तो ध्यान देते हैं। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने लिया था चंगेज खां से। चंगेज खां ने अपनी सेना का गठन दासमिक आधार पे किया था। दासमिक आधार क्या है? दासमिक पद्धति पे सैनिक का गठन किया था चंगेज खां ने। यानी पहले 10 सेना होते थे, 10 सैनिकों के ऊपर एक जो है सेनापति नियुक्त किया। फिर दूसरी जो ग्रुप बनाई गई 10 × 10 100 सैनिकों की एक ग्रुप बनी तो एक हो गया। फिर 100 वालों के 10 समूह को इकट्ठा किया गया तो 1000 पे एक बड़ा सेनापति। फिर 1000 का 10 बनाया गया तो 10,000 हुआ, उस पर एक सबसे बड़ा सेनापति। इस तरह से दासमिक पद्धति पर जो है चंगेज खां ने अपनी सेना का गठन किया था। वही रूल अकबर ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी के रूप में लागू किया। इनके यहाँ मनसबदारी 10 से लेकर के और 5000 तक सबसे बड़ा मनसब रखा गया। इसमें होता क्या था कि व्यक्ति को एक भूखंड, एक भूमि या एक क्षेत्र दे दिया जाता था, बदले में उसको कुछ सेना रखनी होती थी और वो सेना उसकी नहीं होती थी, वो सेना सरकार की ही होती थी, लेकिन उसका वेतन, खर्चा सब कुछ मनसबदार को देना होता था और बदले में उस भूमि का कुछ हिस्सा वो अपने पास रख सकता था। इतनी चीजें उसको दी गई। यानी मनसबदारी व्यवस्था में था क्या? वही मनसबदारी व्यवस्था थी जो सामंतवादी व्यवस्था के तहत आगे आई, या जिसको हम अमरम प्रणाली कहेंगे या जिसको नायंगार प्रणाली कहेंगे। उसी तरह से एक मनसबदारी व्यवस्था भी आगे चल करके अकबर के शासनकाल में विकसित हुई थी। अब और आगे जब बढ़ते हैं, अकबर के बाद में तो अंग्रेजों का शासनकाल आता है और भूमि सुधार से संबंधित 3 नियम दिए गए: जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था जो आया वो 1793 में आया और इसमें जमींदार पैदा किए गए। जमींदार पैदा कौन किए गए? तो अब फिर आप उसी में चले जाइए मध्यकालीन में। जो मनसबदार रह चुके थे या जो अमर नायक रह चुके थे विजयनगर के दौरान, या जो जब्ती प्रणाली का लाभ ले चुके थे, तो उनके पास भूमि ज़्यादा थी, 10-5 गांवों में उनकी अच्छी पकड़ थी। तो अंग्रेजों ने किया क्या कि कर वसूलने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को न लगा करके उन्हीं जमींदारों को जिम्मेदारी दे दी कि वो अपने आसपास के गांवों का कर वसूल करके ला करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे और बदले में 11% वो जमींदार खुद रख लेंगे। जमींदारी प्रणाली देख लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको शुरू किया। था क्या कि आसपास के 4-6-10 गांवों को मिला करके एक जमींदार को जिम्मेदारी दे दी गई। उसका काम था आसपास के गांवों से टैक्स वसूल करके और ईस्ट इंडिया कंपनी को ला करके देना, और कुल टैक्स से 11% भाग उस जमींदार को मिल जाता था। एक निश्चित समय दिया जाता था, उस समय तक जमींदार को ला करके टैक्स देना पड़ता था, नहीं तो उसकी जमींदारी खत्म कर दी जाती थी और कर का 2 गुना भाग उससे वसूल किया जाता था। इसी को सूर्यास्त का नियम भी कहा गया है। इसी को सूर्यास्त का नियम कहा गया इतिहास में। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि सामंतवाद का उदय कैसे हुआ, तो सामंतवाद का उदय प्राचीन भारत से आया और मध्यकाल में हालांकि ये कुछ कम हुआ सल्तनत काल के दौरान, फिर इधर मुगलों के समय में ये तेजी से बढ़ा, और अंग्रेजों के समय की बात करें तो अंग्रेजों ने सामंती व्यवस्था पर यद्यपि कुछ समय तक अच्छा कंट्रोल किया, लेकिन जब जमींदारी व्यवस्था उत्पन्न हुई तो एक बार फिर से सामंतशाही व्यवस्था पैदा हो गई। तो इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं।